नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें हमने लोक देवता टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट किया है। पूरी 9 क्लासों में हमने लोक देवता टॉपिक को पढ़ा है और एकदम कंप्लीट रूप से एक से एक चीज सारी चीजें हमने कंप्लीट की थी। जहां पर कहानियां हुई कहानियां से पढ़ा, जहां पर शॉर्ट हुआ शॉर्ट से पढ़ा, एकदम अच्छे से पढ़ा था। अब हम दूसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं, राजस्थान की हस्तकला। कला एवं संस्कृति में हमने संस्कृति का एक टॉपिक लोक देवता पढ़ा। अब हम कला का एक टॉपिक पढ़ेंगे, हस्तकला। हस्तकला क्या होती है, कौन कौन सी हस्तकलाएं प्रसिद्ध है, कहाँ की हस्तकला कहाँ क्या है, कैसी है, किस राजा ने लाई, और कौन कौन से कलाकार प्रसिद्ध है, किसी को पद्मश्री मिला या ना मिला, या फिर सरकार कोई इसके लिए कार्य करती है, कोई संस्था है, कोई अपने योजना वगैरह है। तो ऐसे कोई जितनी भी चीजें होगी वो सारी चीजें आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। एक बात कहता हूं आपको कि हमारी यह पूरी की पूरी जितनी भी क्लास होगी, ये हमारे चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उस प्ले लिस्ट पर मिल जाएगी आपको। ओके, तो उसमें क्या है ना, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। पहला वीडियो दूसरा वीडियो कैसे कहाँ का कहाँ मिल जाए, ऐसा सिस्टम है। पूरी एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पहले से अंतिम तक आपको मिलेगी। तो आप उस प्ले लिस्ट से पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। पहले तो हस्तकला, इसमें दो शब्द हमको देखने को मिल रहा है। इसमें कौन सा शब्द है, एक तो हस्त। हस्त का मतलब हाथ होता है और कला का मतलब कला होता है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको हाथों से निर्मित करते हैं, हाथों से निर्मित करते हैं तथा उस पर कलाकृति कलाकृति करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे हस्तकला। हाथों से बनी हुई वस्तुएं, जिसमें लकड़ी की, मिट्टी की, जो कुछ भी होगी, कपड़े की, वो सारी चीजें हम हस्तकला में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी हस्तकलाएं। तो राजस्थान में बहुत सारी हस्तकलाएं हैं। छोटे से घर से लगाकर बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी हस्तकला का उपयोग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं राजस्थान हस्तकला का अजायब घर है। राजस्थान हस्तकला का अजायब घर। अजायब घर का मतलब होता है म्यूजियम, संग्रहालय का अजायब घर है। म्यूजियम कह सकते हैं हम, या ऐसी बस जगह जहां पर सारी चीजें एक जगह मिल जाए, उसे हम अजायब घर कह सकते हैं। तो राजस्थान हस्तकला का अजायब घर है। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक कौन सा जिला है, कौन सा शहर है ऐसा जहां पर हस्तकलाएं मिलती है, सबसे ज्यादा हस्तकलाएं देखने को मिलती है हमें। तो राजस्थान का जयपुर शहर ऐसा है जहां पर सर्वाधिक हस्तकला देखने को मिलेगी। तो हम बात कर सकते हैं कि जयपुर को हस्तकला की तीर्थ स्थली कहा जाता है। जयपुर को हस्तकला की तीर्थ स्थली कहा जाता है। यानी जयपुर को हस्तकला की तीर्थ स्थली क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक हस्तकला है, जैसे मीनाकारी है और भी बहुत सारे रत्नों जड़ी रत्नों से जड़ित आभूषण है। ऐसी चीजें बहुत सारी जयपुर में हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं कि रत्नों की, ये जो अपने हस्तकला की है, आत्मा किसे कहते हैं, हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है।
यानी कि हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं? तो मीनाकारी, मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम जब मीनाकारी अलग से पढ़ेंगे उस समय हम देख लेंगे। ओके, तो हस्तकला की आत्मा कहा जाता है, ये आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हस्तकला के लिए सरकार क्या करती है। हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक संस्था का निर्माण किया है, संस्था की स्थापना की है। उस संस्था का नाम है राजसिको, RAJSICO, राजसिको। ओके, राजसिको इसकी फुल फॉर्म भी है, लेकिन हमें सवाल पूछा जाएगा सीधा ऐसे कि राजसिको क्या है, और इसकी स्थापना से बहुत बार सवाल पूछा गया। इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना की गई 3 जून 1961। 3 जून 1961 को इस राजसिको की स्थापना की गई। अब इस राजसिको की स्थापना क्यों की गई? तो हस्तकला है जो धीरे धीरे मिटती जा रही है, मिटती ऐसे जा रही है कि अभी हो गया आधुनिकीकरण, सारी चीजें मशीनों से बनती हैं, और जो हाथों से निर्माण करते हैं उनके पास आर्थिक तंगी है, यानी कि वो अर्थव्यवस्था से मजबूत नहीं, जितने भी कलाकार होते हैं उनके पास पैसे नहीं है। तो ये राजसिको क्या करती है कि जो भी अच्छा कलाकार होगा उसे पैसे देगी, और जो माल होगा वो वापस सरकार खरीदेगी उचित मूल्य पर। जैसे कि कोई कुमार है, मटका बनाता है अच्छा सा कोई, तो वो उसके पास पैसे नहीं है बनाने के लिए, सामग्री लाने के लिए, तो वो फिर क्या करता है कि राजसिको से पैसे लेता है उधार लोन पर, और फिर जो माल बनता है वो या तो बाजार में बेचता है या फिर सरकार भी कभी कभी खरीदती है। तो ऐसे करके उसका काम धंधा चल जाता है, और इससे हस्तकला भी विलुप्त नहीं होती है, उसको बढ़ावा मिल जाता है। तो ये राजसिको का यह कार्य है। ठीक है, तो राजसिको का कार्य है। अब इसका मुख्यालय की बात करते हैं। यदि कोई संस्था होगी तो उसका ऑफिस भी होगा, मुख्यालय भी होगा। तो इसका ऑफिस, मुख्यालय हम जो भी कहें वो हो जाएगा जयपुर। जयपुर में इसका मुख्यालय है। तो राजसिको का मुख्यालय कहां पर है? राजसिको का मुख्यालय है जयपुर में। राजसिको का मुख्यालय जयपुर में है। और ये क्या कार्य करती है? तो कार्य है इसका कारीगरों को संरक्षण प्रदान करना, कारीगरों को संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना। कारीगरों को क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं। ये राजसिको के बारे में बात है। अब आती है एक हस्तशिल्प नीति। राज्य की हस्तशिल्प नीति। प्रत्येक राज्य अपने राज्य में हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प नीति का निर्माण करता है। नीति मतलब कानून, यानी एक ऐसा कानून जिसमें हस्त कला के लिए अलग अलग दायरे से, अलग अलग रूप से नियम बने होंगे, जिसमें कारीगरों को बढ़ावा दिया जाएगा, हस्तकला को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसी नीति होती है। उसमें कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं कि हम उस साल तक, उस समय तक कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी हस्तकला विदेशों तक फेमस हो जाए, अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल कर सके, ऐसी चीजें होती है। तो नीति वही होती है जिसमें लक्ष्य हासिल किया जाता है। जैसे कि हम एक लक्ष्य तय कर लेते हैं कि भाई हमें उस वैकेंसी में निकलना है, तो हम एक नीति बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसा करते हैं कि हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आगे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
उसी प्रकार से नीति भी यही कार्य करती है। कोई भी नीति बनती है, कानून नियम बनता है। कानून अलग होता है, नियम अलग होता है। नियम का पालन करे तो भी चलता है, नहीं करे तो भी चलता है, लेकिन कानून का पालन हमेशा करना ही पड़ता है। जो कानून का पालन नहीं करता उसको फिर कानून अच्छी तरीके से सबक सिखाता है। तो ये बात है, नियम और कानून में बहुत फर्क होता है। नियम स्कूलों में होते हैं, कोई पालन करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन स्कूल में कानून नहीं होते। स्कूल में कानून नहीं होते, यदि नहीं पालन करे तो कोई ऐसा बड़ा दंड नहीं मिलता है। लेकिन दूसरे प्रकार से हम कोई अवैध कार्य करें तो फिर दंड मिलता है, वो वाला कानून हो। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हस्तशिल्प नीति, राजस्थान की हस्तशिल्प नीति। हस्तशिल्प नीति यानी कि हस्तशिल्प, शिल्प यानी बनाना, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प नीति। यह हस्तशिल्प नीति बनी थी अपने 17 सितंबर 2022 को। और ये लागू कब होगी? 2022 को तो नीति बनी है, उसको लागू कब किया जाएगा? तो ये लागू होगी अपने 2026 में। तो ये भी याद रखना है, 2022 में बनकर तैयार हो गई है कि भाई ऐसी नीति होगी जिसको हम 2026 में लागू करेंगे। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। हस्तशिल्प नीति बनी 2022 में, 17 सितंबर। आप याद रखो या ना रखो, 2022 याद रखना है कि 2022 में हस्तशिल्प नीति बनी और 2026 में हम इसे लागू करेंगे। ये बात आपको याद करनी चाहिए। और ऐसा करने वाला जो राज्य है अपना राजस्थान, ये देश का तीसरा राज्य है। देश का तीसरा राज्य, यानी ये नीति बनाने वाला देश का तीसरा राज्य, देश का तीसरा राज्य है। हस्तकला के, हस्तशिल्प के लिए जो भी नीति बनाता है, उस राज्यों में 2 राज्य पहले बना चुके हैं ऐसी नीति, जिसमें एक असम है और एक और है, और ये तीसरा हमारा राजस्थान है। ओके, तो ये हस्तशिल्प नीति बनाने वाला देश का तीसरा राज्य है। क्या करेगा? तो विलुप्त होती हस्तकला को बचाएगा। ये वही बात है, हस्तकला का संरक्षण करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक होता है शिल्पग्राम। शिल्पग्राम क्या होता है? शिल्पग्राम के बारे में हम बात करें तो शिल्पग्राम एकदम सिंपल सा टॉपिक, अच्छा सा है। अभी हम बात करते हैं शिल्पग्राम के बारे में। शिल्पग्राम, पहली बात तो सरकार ऐसा क्यों करती है कि हस्तकला को बचाया जाए? यदि हस्तकला विलुप्त हो जाएगी तो हमारा क्या घाटा होगा, और यदि हस्तकला बचेगी तो हमारा क्या फायदा होगा? 2-3 पॉइंट पर विचार करते हैं हम कि भाई सरकार को ऐसा क्या फायदा है कि हस्तकला को बचाए। वैसे सरकार एक ऐसी चीज है जो बिना फायदे के कोई कार्य नहीं करती। आपने देखा होगा भारत देश में धनाधन से सड़कें बनती हैं, लेकिन हॉस्पिटल और स्कूल नहीं बनते। अभी झालावाड़ में एक स्कूल पढ़ा था। ऐसा क्या कारण है कि रोडें ही बनती है, सरकार वो पैसे हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेजों में भी लगा सकती है? ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। हॉस्पिटल से रेवेन्यू नहीं आता है, यानी कि राजस्व नहीं आता। स्कूल से भी राजस्व नहीं आता, फोकट में इलाज कराते हैं और फोकट में पढ़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग वापस आकर सरकार पर रॉब करते हैं, यानी कि सरकार से सवाल पूछते हैं। सीधी बात है। लेकिन जो सड़क पर चलेगा उसको टोल देना पड़ेगा, तो टोल से वापस रेवेन्यू आ जाएगा, और सरकार जितना रोड में 1 रुपए लगाएगी, मैं मानता हूं उस रोड से 100 रुपए प्राप्त कर लेगी। तो पहले सरकार रोड बनाती है और फिर बचे कुचे पैसे होंगे उससे कोई एक आध गांव या शहर में हॉस्पिटल बन जाता है। ये है मुख्य बात। इसलिए सरकार बिना फायदे से कोई कार्य नहीं करती। तो फिर इसमें क्या फायदा है कि यह हस्तकला को बढ़ावा दे रही है, छोटे
मोटे कारीगरों को बढ़ावा दे रही है, इसका कारण एक ही है कि जब हमारा राजस्थान में ना तो कोई फसलें होती है अच्छे से, ताकि वो किसानों से कोई रेवेन्यू वगैरह प्राप्त कर सके, राजस्व ले सके, तो ऐसे में क्या करती है, ना पानी है, ना नदी है, ना समुद्र है, कुछ नहीं है राजस्थान में, मान लो कुछ नहीं, तो फिर वो पैसे कहां से लाए? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा है पर्यटक। क्या है? पर्यटक, यानी विदेशी पर्यटक आएंगे। जो केला हमारे यहाँ पर 35 रुपए में बिकता है, उसी को हम 350 में बेच सकते हैं। जो केला यहाँ पर 35 रुपए में बिकता है, वो हम 350 में बेच सकते हैं। उस अंग्रेज को क्या पता चलेगा? और पता चल ही जाएगा तो क्या कर लेगा वो? पहली बात तो यही है, क्योंकि उसके पास तो वैसे भी बहुत सारे पैसे होते हैं। हमारा 1 रुपया, अमेरिका का $1 लगभग 100 रुपए के बराबर है कि नहीं है? तो वहां का $1 हमारे यहाँ पर 100 रुपए बनता है, तो उसके लिए वो 350 कोई बड़ी बात नहीं। ओके, उसके लिए भी $3.5 ही होंगे, जबकि हम यहाँ पर क्या कहते हैं, 350 रुपए। इतना फर्क है। तो फिर उसको बनाने में, लूटने में अच्छे से, भाई सीधी बात है, हम हमारे यहाँ पर कोई रिक्शे वाला भी होता है ना, अनजान व्यक्ति से 5 रुपए ज्यादा ही मांगता है, और जब हम ही होते हैं ना, हम खुद, तो फिर अंग्रेज को हम फिर पीछे नहीं छोड़ते हैं। हमारे भी कोई दुकान वगैरह, रिक्शा कोई भी हो, तो हम भी नहीं छोड़ते हैं। तो सीधी बात है, विदेशी पर्यटकों से पैसे आते हैं। अब विदेशी पर्यटक क्यों, क्या देखना आते हैं? विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ पर क्या देखेंगे? तो वो हमारा हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर राणा कुंभा हुआ था, राणा सांगा हुआ था, महाराणा प्रताप हुआ था, अमर सिंह हुआ था, जसवंत सिंह हुआ था, अजीत सिंह हुआ था, ऐसे करके पढ़ते हैं। सवाई मान सिंह हुआ, वो हुआ। राजस्थान में इतने बड़े बड़े सूरमा हुए। ठीक है, सूरमाओं को देखने के चलते हैं। वो आगे आकर देखते हैं कि हमारे जैसे नमूने यहाँ पर खड़े होते हैं। वो आकर एक बार तो कहते हैं, कहाँ आ गया मैं, है? मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था यहाँ पर महाराणा प्रताप होता है, उसका भाला 80 किलो का है, और ये नमूने कहाँ से, ऐसे कैसे लोग हैं? तो फिर वो कहता है, उसका मूड क्या हो जाता है, ऑफ। फिर कहता है कि चलो किले वगैरह देख लेते हैं। किले देखते हैं तो किले की दीवारों के कोने में एक तरफ एकदम लाल कलर का पेंट किया होता है। पेंट समझते हो? बोलो जुबा केसरी, वो वाला पेंट। ठीक है, तो किले देखने जाते हैं, कोने में एकदम बोलो जुबा केसरी होता है, विमल के पूरी क्या पड़ी रहती है। तो फिर वो वहां पर भी देखते हैं, नमूने साले यहाँ पर भी, इसको भी नहीं छोड़ा। जो विरासत में मिला है उसको भी तहस नहस करके बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर वो देखने के क्या आएंगे, क्या देखेंगे? तो फिर सरकार ने कहा कि एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसा गांव बनाते हैं, एक ऐसा गांव बनाते हैं जिसमें सारी जितनी भी हस्तकला होगी, जो हमारे राजस्थान के कारीगर हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे, और वो सारी चीजें हम उन कारीगरों से खरीद लेंगे। ठीक है, और फिर हम एक ऐसा गांव बनाएंगे जहां पर सारी चीजें मिलेगी। और जब वो पर्यटक आएगा, जैसे कि कोई जोधपुर में पर्यटक आ गया, तो जोधपुर में एक शिल्प ग्राम बना हुआ है, यानी एक ऐसा गांव जहां पर सारी चीजें मिलती है, वो है पाल गांव। पाल गांव में शिल्प ग्राम बना हुआ है, वहां पर सारी चीजें मिल जाएगी। फिर वो क्या करते हैं, सरकार के जो अधिकारी होते हैं, वो कारीगर को फोन टेकते हैं कि भाई ये मार्कर कितने का है? कारीगर बोलता है साहब 15 रुपए का है। ठीक है, फिर वो अधिकारी क्या करता है, उस अंग्रेज को कहता है 1500 का है। कितने का है? 1500 का। क्योंकि उस अंग्रेज को ये मार्कर पसंद आ गया, हाथ से बना हुआ है, एकदम बढ़िया चीज है। तो फिर कहेगा ठीक है, तो वो 1500 में खरीद लेता है। कारीगर को 15 रुपए उसकी मजदूरी प्राप्त होगी, बाकी के जो होंगे वो सारे राजकोष में जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे। तो इसलिए फायदे के लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो हस्तकला का एक ऐसा गांव जहां पर सारी चीजें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सारी चीजें, मटके कहो, बैलगाड़ी कहो, जो जो पुरानी चीजें होती है, जैसे वो गट्टी की वो होती है नीचे रखने की, वो होता है, और भी बहुत सारे, लालटेन, लोटे, थालियां, बर्तन, पीतल, तांबा के जितने भी चीजें होती है, वो सारी चीजें मिल सकती है वहां पर। तो वो शिल्प ग्राम वो चीज होती है। तो इसी फायदे से सरकार ये सारा चीजें करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पर राजस्थान में शिल्प ग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, राजस्थान में शिल्प ग्राम कहाँ कहाँ पर है? शिल्प ग्राम तो उदयपुर में है, जोधपुर में है, और जयपुर में है। तो हम बात करते हैं, एक तो उदयपुर में है, दूसरा है जोधपुर,
तीसरा जयपुर, चौथा राजसमंद। अब बताओ कौन कौन से गांव है? तो उदयपुर में हो जाएगा हवाला गांव, हवाला गांव, हवाला शिल्प ग्राम बोलो, गांव नहीं कह सकते, शिल्प ग्राम। जोधपुर, जोधपुर में है पाल शिल्प ग्राम, पाल शिल्प ग्राम। जयपुर में है जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र। ओके, और राजसमंद हो जाएगा मोलेला गांव, मोलेला गांव। ओके, मोलेला शिल्प ग्राम कहो या फिर तो ये 4 राजसमंद में है, सॉरी ये शिल्प ग्राम है, और जो राजसमंद वाला है ये प्रस्तावित है, अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है, बन जाएगा। ओके, अब आप बात करेंगे कि पूरा गांव में क्या ऐसा ही बनाया जाता है? पूरा गांव नहीं बनाया जाता, उस गांव में एक जगह पर बनाया जाता है। पूरे गांव में जगह जगह नहीं रखा जाता है कि बस स्टैंड पर रख दिया, वो खोन गली के नुक्कड़ पर रख दिया, ऐसी चीजें फालतू में नहीं रखते। वो क्या करते हैं, उस गांव में एक ऐसी जगह ढूंढते हैं, उस जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसे नहीं कि लाइट के तारों पर क्या सारंगी लटक रही है, एक तरफ ढोल लटक रहा है, नगड़ा नौपत पड़े हैं, कचरे के डब्बे नौपति उसमें डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें हर चीज अलग अलग एक जगह इकट्ठा करके एक जगह पर रखते हैं। तो ये शिल्प ग्राम के बारे में आपको याद रखना जरूरी। अब एक चीज होती है जीआई टैग, जीआई टैग, इसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक, यानी कि वो चीज उसी क्षेत्र में मिलती है, एक ऐसी चीज जो उसी क्षेत्र में मिलती है, जैसे कि सांगरी, सांगरी केवल राजस्थान में मिलती है। ऐसे तो गुजरात में भी मिलती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कहां पर मिलती है? जहां पर सांगरी से का अच्छा उपयोग हो सकता है, सांगरी का अच्छा उपयोग हो सकता है, ज्यादा मात्रा में मिल सकती है, जहां पर सांगरी को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, वो कौन है? तो वो राजस्थान है, गुजरात नहीं है। गुजरात में होती है, लेकिन उपयोग कहां पर होता है, ज्यादा तवज्जो कहां पर दिया जाता है? राजस्थान में। तो वो राजस्थान का एक भौगोलिक संकेत हो गया, यानी कि हम जम्मू कश्मीर वाले को कहें कि जहां पर तुझे सांगरी मिल जाए वो राजस्थान है। अब जम्मू कश्मीर वाला दौड़ता 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 आए, और एक समय ऐसा है कि उसको एक जगह सांगरी मिल गई, वो वहीं पर कूदेगा, हाँ राजस्थान आ गया, राजस्थान आ गया। यानी कि वो भौगोलिक संकेत है, आप सांगरी से पता लगा सकते हैं कि ये राजस्थान है। भले आप जगह आपने कभी राजस्थान नहीं देखा है, लेकिन आपको जहां पर सांगरी मिल गई वो समझ लेना वो क्या है, राजस्थान है। तो एक प्रकार का भौगोलिक संकेत हो जाता है, भौगोलिक संकेत हो जाता है। ओके, तो भौगोलिक संकेत उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। हमारे राजस्थान की 5 कला ऐसी है, हस्तकला, उनको जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक में रखा गया है। अब वो कौन कौन सी चीजें हो जाएगी, जिसमें उस्ता कला, कोफ्तगिरी और बंदेज, पिछवाई और कशीदाकारी, क्या क्या चीज हो जाएगी? उस्ता कला, कोफ्तगिरी, बंदेज और पिछवाई। उस्ता कला, कोफ्तगिरी, बंदेज, पिछवाई और उस्ता कला, कोफ्तगिरी, बंदेज, पिछवाई और एक कशीदाकारी, क्या है? कशीदाकारी, कशीदाकारी। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो केवल राजस्थान में मिलेगी आपको, और राजस्थान में भी एक जगह पर मिलेगी, पूरे राजस्थान में नहीं मिल सकती। आजकल तो क्या आधुनिकीकरण है, कहीं पर मिल जाए, ठीक है, लेकिन ये 5 चीजें हैं जो आपको राजस्थान में ही मिलेगी, और वो भी किसी एक जिले, शहर या किसी एक क्षेत्र में मिलेगी। जैसे कि बंदेज जोधपुर का प्रसिद्ध है, पिछवाई नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, और कशीदाकारी, कशीदाकारी अलवर वगैरह वहां का प्रसिद्ध है, और उस्ता कला बीकानेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो ये 5 चीजें ऐसी हैं
जिसे हम भौगोलिक संकेतक में रखा है भारत सरकार ने। ठीक है, कहाँ पर रखा है? भारत सरकार ने भौगोलिक संकेतक में रखा है। तो यहाँ पर लिख देता हूं कि इन 5 कलाओं को, इन 5 हस्त कलाओं को जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग, जिसे हम जीआई टैग कहते हैं शॉर्ट में, जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। जैसे कि सोजत की मेहंदी, उसको भी भौगोलिक संकेतक प्राप्त है, यानी कि वो सिर्फ सोजत में मिलेगी, ऐसी मेहंदी दूसरी जगह कहीं पर नहीं मिलेगी। वो भगवान ने उनको वरदान दिया, उस जमीन को वरदान दिया है कि वैसी चीज वहीं पर पैदा होगी। ठीक है, आप दूसरी जगह से कोई मेहंदी लाकर रख दो और सोजत की रख दो, फर्क पता चलता है। नागौरी मेथी, पान मेथी आती है नागौरी, उसको भी जीआई टैग प्राप्त है, क्योंकि वो विश्व में कहीं पर नहीं मिलती ऐसी चीज, वो सिर्फ नागौर में मिलती है। तो कुछ चीजें होती हैं जो एक ही जगह पर प्राप्त होती है। उसी प्रकार ऐसी हस्तकलाएं जिसके कारीगर ज्यादा से ज्यादा जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इन 5 चीजों को भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने नहीं, भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। और जीआई टैग होता है वो सरकार, भारत सरकार ही देती है, केंद्र सरकार ही देती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज बताता हूं आपको कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय श्रीकांत रेगर। नाम डालते ही आपको सबसे ऊपर हमारा चैनल दिख जाएगा। जैसे सर्च करेंगे जीके बाय श्रीकांत रेगर, सबसे ऊपर हमारा चैनल दिखेगा। ओके, यदि फिर भी नहीं हो तो हमारा जो वीडियो है उसकी लिंक में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, उस पर जैसे ही आप टच करेंगे सीधे हमारे चैनल में पहुंच जाएंगे। सीधा नीचे लिंक दी हुई होगी, उसमें आप जैसे टच करेंगे सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंचेंगे और वहां पर जाकर जहां पर ज्वाइन लिखा है वहां से ज्वाइन कर लेना। ओके, आपका फायदा हो जाएगा बहुत सारा, टेंशन मत लो। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम अलग अलग कलाओं को पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वजह से पढ़ते रहना। धन्यवाद।